गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारे चैप्टर नंबर 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपक्षय। हमने कल जो वलन और भ्रंशन के विषय में अध्ययन किया था, आज हम अपक्षय के विषय में अध्ययन करेंगे। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। वायुमंडलीय तत्व यानी वर्षा, तापमान, नमी की मात्रा, ये सब वायुमंडल के तत्व हैं। और जो अपक्षय है वो इन्हीं तत्वों से धरातल पर जो क्रियाएं होती है उसके कारण होता है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कारकों से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय अपने ही स्थान पर चट्टानों की टूट फूट होती है। अपने ही स्थान पर टूटना बिखरना तब हो सकता है जब मौसम या जलवायु के कारकों के कारण, जैसे वर्षा अधिक होती है तो वर्षा उसी स्थान पर गिरती है तो वहाँ की चट्टानें उस वर्षा के जल के साथ घुल जाती हैं या फिर वहाँ ही टूट जाती हैं, वहीं पर बिखरी हुई रह जाती हैं। और मौसम की दशाएं, तापमान में अंतर आना, नमी की मात्रा का होना, जैसे कि चट्टानों में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो वायुमंडल की दशाओं के साथ, वर्षा के साथ या फिर नमी के साथ, तापमान के साथ इनकी क्रियाएं चलती हैं और इसके साथ रासायनिक वियोजन या अपघटन होता है। चट्टानें यांत्रिक रूप से भी विखंडित होती हैं या फिर रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप से भी ये टूटती फूटती हैं, जिसको हम अपक्षय कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपक्षय शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थान या तदस्थन प्रक्रिया है। इसका देखो, ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो अपक्षय होता है वो उसमें पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, अपने ही स्थान पर उसी जगह पर टूटते फूटते हैं। तो अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बहुत ही कम, जैसे उन्होंने बताया, पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। संचलन का मतलब होता है चलना, यहाँ से वहाँ जाना, और यह एक स्वस्थानीय या तदस्थनन प्रक्रिया है। अपने ही स्थान पर रहकर टूट फूट होती है, कहीं अलग जगह पर नहीं जाते। और नेक्स्ट है भूआकृतिक प्रक्रियाएं, जिसमें अपक्षय की प्रक्रिया के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिक, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पतिक कारकों के द्वारा प्रनुकूलित होती है। इसका मतलब ये है कि जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो भूमि के ऊपर जल के द्वारा, स्थानिक अपने ही जगह पर वनस्पतिक कारकों के द्वारा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी के ऊपर वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। जब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उसकी जड़ें बढ़ जाती हैं तो वो चट्टानों को काटते हुए अपना स्थान बनाती हैं। जड़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाती हैं और पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली चट्टानों को काटती हैं। अपने ही स्थान पर वो चट्टानें टूटना शुरू करती हैं, इसे अपक्षय कहते हैं। और अगर जल है, जल वहाँ पर पड़ा हुआ है, इकट्ठा हो रखा है, तो वो भी वहाँ की चट्टानों को अपने अंदर घोलेगा, या फिर अगर घुलनशील है तो, या फिर वहाँ पर उसी चट्टानों को वहाँ पर खुरना शुरू कर देगा, उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा,
जैसे मैंने बताया था, लोहे से बनी हुई चट्टानों का जंग लगना होता है। वो प्रक्रिया वायुमंडल में पाए जाने वाली नमी से होती है। जल और वायु मिलकर चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं और उसमें चेंजेस आते हैं। इसे भी भू आकृतिक प्रक्रियाओं में देखा जाता है। अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न होती है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं बल्कि अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जगह से दूसरी जगह पर भिन्न भिन्न होती है। जलवायु की प्रक्रियाओं के द्वारा, क्योंकि अपक्षय होता है तो जलवायु हर जगह पर अलग अलग होती है, उसी तरह से अपक्षय भी हर जगह डिफरेंट होता है। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है रासायनिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय की बात हम यहाँ पर करते हैं तो वो वही जो जंग लगने वाली बात है, लोहे से युक्त जो चट्टानें हैं उसका अपक्षय किस प्रकार होता है। इसके अलावा कार्बोनाइजेशन होता है, जिसमें कार्बनीकरण, जिसमें चट्टानें, जिसमें चूने से बनी हुई चट्टानें होती हैं तो वो पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, घुल जाती हैं और वहाँ पर जो चट्टानें हैं उसमें इसकी कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ की जो चट्टानें हैं उनका रूप बदल जाता है और अपक्षय के कारण अपक्षय ही इसे कहा जाता है, क्योंकि चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले पहले अंश जो है वो टूट जाते हैं या घुलकर आगे बह जाते हैं, तो इसे हम अपक्षय का नाम ही देते हैं। रासायनिक प्रक्रिया इसी तरह से लोहे वाली चट्टानों की जैसे बात करी है, उसका जब क्षरण होता है उसमें जंग लगता है तो वहाँ पर टूटकर बिखर जाती हैं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय इसका कारण होता है, जिसके अंदर अगर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं तोड़ फोड़ कर रहा है तो वहाँ पर दूसरे स्थान पर भी उसकी हलचलें महसूस होती हैं। ये चीज़ आप अपने घर के आसपास भी महसूस कर सकते हो। यदि आपके घर के आसपास वाला कोई घर जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, घर में वहाँ पर कुछ बन रहा हो, तो वहाँ के अगर वो कुछ तोड़ते हैं, घर की दीवार तोड़ते हैं या छत तोड़ते हैं, तो उसकी हलचलें आप अपने घर में भी महसूस कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, यदि किसी पर्वत या पहाड़ को मनुष्य अपने कार्य के लिए हटाता है, तोड़ता है, बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है, पर्वत को तोड़ता है, तो उसकी हलचलें दूसरी जगह पर भी महसूस की जा सकती हैं। तो इसकी वजह से और स्थानों पर भी क्रैक्स आते हैं, जिसके साथ चट्टानें टूट जाती हैं। मनुष्य अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी अपक्षय का भागीदार बनता है, उसे हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय क्या होता है? जीव जंतुओं के द्वारा जितने भी जीव जंतु मिट्टी के अंदर रहते हैं वो अपने रहने का स्थान बनाते हैं, जिसके कारण वो चट्टानों को तोड़ते हैं, उसकी वजह से वो अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं क्या है? जिसमें अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन, धात्विक जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं के अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान ही होती हैं। जैसे हम लैब में अब देखते हैं कि किस तरह से एसिड और जो है जल आपस में क्रिया करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम बाहर पृथ्वी के ऊपर भी यही चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रक्रियाएं होती हैं। इसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विखंडित हो जाते हैं।
एवं जल में विलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील शैल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट तथा पोटाशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में से प्रभावित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप घर पे भी अगर आप जल को रखते हो तो उसके अंदर नमक जो है जल्दी से घुल जाता है। यदि हम उसमें चीनी घोलेंगे तो वो थोड़ी बहुत घुलेगी और थोड़ी उसमें दिखाई देगी। तो इस तरह से कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ होते हैं चट्टानों में पाए जाने वाले, कुछ तो जल के अंदर घुल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो घुलेंगे नहीं, वो उसमें दिखाई देंगे हमें। तो इस तरह से जो जल है ये इन पदार्थों को अपने साथ बहाकर भी ले जाता है और कुछ घोल कर भी ले जाता है। इसी तरह से घुलनशील शैल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट तथा पोटाशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ पर जो वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में ये जल्दी ही वहाँ पर छूट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में ये वाले खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे हमने बात करी है नाइट्रेट, सल्फेट और पोटाशियम की, ये जल के अंदर घुल जाते हैं ये खनिज पदार्थ। और जब वर्षा आती है तो कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और शुष्क प्रदेशों में वर्षा कम होने के कारण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। चूने में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, में घुलनशील होते हैं। ये चूने वाले जो पत्थर होते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज होते हैं। ये कार्बन, जहाँ पर कार्बनिक एसिड युक्त जल होता है, यानी जिस जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर जो घुल जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें? चूना पत्थर। चूना पत्थर में क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होते हैं। ये किस में घुल जाते हैं? ये उस जल में घुल जाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और जल में एक घोल में के रूप में प्रभावित होते हैं। और जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल में के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में मृतस्थायक है, क्योंकि जो जैव है, जीव जंतु है, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जब वो गिर जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, तो उससे जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है और वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, तो ये शैलों का निर्माण करने वाला खनिज है जो घुलनशील है। ये भी कई चट्टानों में पाया जाता है और ये घुलनशील है, आप जानते ही हो। तो ये भी जल के साथ मिलकर चला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ हमने जो अभी बात करी है उस टॉपिक में, उसका नाम है घोल या विलयन। ये भी क्या है? सॉल्यूशन। जो हम घर में भी सॉल्यूशन बना लेते हैं नमक का, ऐसे ही हम अगर रियलिटी में देखें कि पृथ्वी के ऊपर भी कुछ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो जल में घुल जाती हैं, वहाँ से चट्टानें जल में घुलकर अगले स्थान पर पहुँच जाती हैं और इसके साथ साथ जल में घुलकर वहीं पर भी रुकी रहती हैं, इकट्ठी हुई रहती हैं, क्योंकि अपक्षय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना होता, सिर्फ घुलना होता है। जल में मिल गया और वहाँ पर इस समय चट्टानों के अंदर वो चीज़ की कमी आ गई जो जल में घुल चुकी है। जो जो सॉल्ट मैंने आपको बताए हैं, जो जो खनिज बताए हैं, जैसे नाइट्रेट और पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये जो क्या है, ये जल में घुल जाते हैं और इसकी वजह से चट्टानों में उस चीज़ की कमी आ जाती है जिसे हम अपक्षय कहते हैं। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट है जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये भी शैलों में होते हैं और ये भी जल में घुल जाता है। यहाँ पर हमने रासायनिक प्रक्रिया की, घुलन की प्रक्रिया को देखा है। कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेट कहता है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के खनिज से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनाइजेशन कहता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में आम सहायक है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा
वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। वायुमंडल में जो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल के द्वारा वो अवशोषित हो जाती है। इसके अलावा मृदा वायु से भी ये अवशोषित हो जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इससे परिणामस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जिन जगहों पर चूने की बनी हुई चट्टानें होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। वहाँ पर चूने की बनी हुई चट्टानों में जब कार्बनिक एसिड वहाँ पर बहता है, कार्बनिक एसिड का निर्माण कब होता है? कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है जल द्वारा वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जब अवशोषित कर जाती है, अपने में मिला ली जाती है। जल तो बह ही रहा है आपके सामने, नदियों में, तालाबों में, झीलों में जल बह रहा है और वायुमंडल भी हमारे चारों तरफ है। इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जल के अंदर जब वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है तो इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और यह कार्बनिक अम्ल क्या करता है? कैल्शियम से बनी हुई चट्टानें, चूने से बनी हुई चट्टानों को अपने अंदर घोल लेता है और कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता। इससे क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर जहाँ पर चूने की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर ये कार्बनिक एसिड जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रक्रिया, जो उसे कहेंगे जल योजन। जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थों के आयतन एवं जल में वृद्धि का कारण होता है। मतलब कि जल जो है, आपको पता है जल तो बहुत सारे रासायनिक योग है जल का, जिसमें वाटर में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं। कई खनिज ऐसे हैं वो जल को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जल को चूस लेते हैं, उससे उनका जो आयतन है उसका विस्तार होता है। शैलों में वृद्धि बन जाती है। कैल्शियम सल्फेट शैल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। और इस तरह से जो जल को ग्रहण करने वाली चट्टानें होती हैं वो क्या करती हैं, जल उनके अंदर भर जाता है जिससे उनके अंदर वेट भी बढ़ जाता है और नीचे वाली जो चट्टानें हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, चट्टानें अपने ही स्थान पर उस वेट के कारण भी टूट जाती हैं। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जल अंदर ही चला जाता है और जब समय बीतने के बाद वहाँ पर तापमान में चेंजेस आते हैं, सर्दी की ऋतु आती है तो वो जल उसमें जम जाता है। तो उससे क्या होता है, जल का उसमें जमना और बाद में फिर तापमान में चेंजेस आना, जल का पिघलना, इससे बार बार ये प्रक्रिया होने से भी चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटना शुरू कर देती हैं। और ये प्रक्रिया उत्क्रमणी एवं लंबी होती है तथा इससे सतत पुनरावृत्ति से शैलों में क्षति हो जाती है जिसके परिणाम से उसमें विघटन हो सकता है। अनेक क्ले खनिज युक्त शुष्क एवं आर्द्र होने के कारण प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि बार बार उसका फूलना और सिकुड़ना, संकुचित मतलब श्रिंक होना, फैलना और श्रिंक होना, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इससे दरारें बन जाती हैं और इस क्षेत्र में लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होते हैं और शैल विभंग में सहायक होता है। चट्टानों का टूटना शुरू हो जाता है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपशल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता होती है। ये रासायनिक अपक्षय हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें दूसरी बात भी करते हैं, जब जल भर जाता है, जल भरने से उसका आयतन, उसके अंदर बहुत सारा वेट बढ़ जाता है और दूसरे स्थानों पर, दूसरे उसके नीचे पाई जाने वाली चट्टानें उसके नीचे दब जाती हैं, उससे चट्टानें टूट जाती है। इसे यांत्रिक अपघटन विघटन भी कहा जाता है, जिसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के निर्माण हेतु
खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोजन। ऑक्सीकरण वह होता है जहाँ जल वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं, या तो वायुमंडल हो या ऑक्सीजन वाला जल। और इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शैलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण ही है वो जो लोहे से बनी हुई चट्टानों में जंग लग जाता है। ऑक्सीकरण के होने के कारण लोहे का लाल रंग भूरा तथा पीले में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया है, ये मैंने, कि घर में भी आप देखते होंगे जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, डोर है, गेट है या हैंडल है डोर के, जब वर्षा की ऋतु आती है उसमें हवा में जल की उपस्थिति होती है, यानी नमी की उपस्थिति होती है, हवा नमी युक्त हो जाती है वर्षा के ऋतु में। तो उस समय क्या होता है, जल के वायु के अंदर नमी होने के कारण उसका रिएक्शन होता है लोहे के ऊपर। लोहे का रंग धीरे धीरे पहले लाल, फिर भूरा और उसके बाद पीला हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहा जाता है। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जलावृत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लोहे का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग जैसा हो जाता है। जहाँ पर बाद में, जैसे हम कहें कि भूमि के नीचे भी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ जल के क्षेत्र तो हैं लेकिन वायु का क्षेत्र नहीं है, तो वायु की कमी के होने के कारण उसे हम इस प्रक्रिया को न्यूनीकृत कहते हैं। और न्यूनीकृत जो होता है उसमें लोहे का रंग लाल, हरा और आसमानी हो जाता है, यानी ब्लूइश ग्रे रंग में बदल जाता है। अपक्षय की यह प्रक्रिया अंतर संबंधित है। जल योजन, कार्बनाइजेशन और ऑक्सीकरण के साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक अपक्षय कहलाता है, जिसका डिस्कशन हमने आज किया है। ये आप अपने डेली लाइफ में भी, मैंने आपको बताया, कई जगहों पर देख सकते हो जहाँ पर लोहे की वस्तुएं आपके घरों में पाई जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही वो चट्टानें जहाँ पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, जिनमें लोहे के कण पाए जाते हैं, उन चट्टानों का भी बिल्कुल इसी तरह से टूट फूट होती है, जिसको हम अपक्षय कहते हैं, और उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि उसमें जो चट्टानें कार्बनिक अम्ल में घुल जाती हैं, वो वाला जल जिसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जब जल के अंदर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जल के अंदर आ जाती हैं, तो वो जल जहाँ पर गुजरेगा वहाँ पर चट्टानों को भी खराब करेगा, क्योंकि कुछ चट्टानें ऐसे हैं जो कार्बनिक अम्ल में घुल जाती हैं। और जब घुलन हो जाता है, घुलन वाली प्रक्रिया भी हमने पढ़ी थी, जल में घुलना या एसिड में घुलना, तो उसमें वहाँ पर कुछ भी चीज़ें छोड़ना ना, सब कुछ घोल लेना, पानी भी और अम्ल भी कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं। ऐसी चट्टानें जहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं, तो उसके अंदर, चट्टानों के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाती है, क्योंकि जल उसको घोल लेता है, वहाँ पर स्थान खाली हो जाता है, चट्टानें टूटनी फूटनी शुरू हो जाती हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं रासायनिक अपक्षय की हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय टूट फूटना, दबाव पड़ना, भार पड़ना, जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाती हैं, एक स्थान पर दूसरे, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान का आ जाना, निचली चट्टान का टूट जाना। इसके अलावा ताप में परिवर्तन होना, क्रिस्टल रवों में वृद्धि होना, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण, जैसे जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो घास फूस होते हैं उसे खाते हैं। उसके साथ जैसे उन्होंने घास को खाया, वहाँ पर स्थान खाली हो जाता है, खाली ज़मीन जो है अपने आप टूटनी फूटनी शुरू हो जाती है, जिसे हम अपक्षय कहते हैं। शुष्कन एवं आर्द्रण चक्रों को से नियंत्रित जल का दबाव, इससे कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती हैं, जिसके परिणाम शैलों का विभंगन होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निमुक्त
होने के कारण होता है। जब दबाव या तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, ताप में चेंजेस आती हैं, गर्मी की ऋतु आना, सर्दी की ऋतु आना। गर्मी की ऋतु में चट्टानें फैल जाती हैं, सर्दी की ऋतु में चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। बार बार फैलना और सिकुड़ने से चट्टानों में दरारें आ जाती हैं। ये चीज़ भी आप अपने घरों में आसपास देख सकते हो। आप देखोगे कि घर बहुत अच्छा बना हुआ है, नया बना हुआ है, लेकिन उसमें क्रैक्स आए हुए हैं। क्रैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचलें होती रहती हैं, या फिर तापमान में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से चट्टानें बार बार फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसके साथ क्रैक्स आ जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं भौतिक अपक्षय का कारण बनती हैं।